हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फौजी क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है पौरव वंश। तो इससे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। सबसे पहले हम इसे थ्योरी के रूप में यानी वन लाइनर रूप में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ये लगाएंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे ऊपर थ्योरी वाले सेक्शनों को, तभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही से लगा पाएंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं कि हमारी जो प्रीवियस वीडियो है वो इतिहास पर चल रही है टॉपिक के रूप में छोटे छोटे, तो आप उनको भी देख लीजिएगा ताकि आपका हर टॉपिक जो है वो आसानी से क्लियर हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा देखिए पहला ये टॉपिक है पौरव वंश या ब्रह्मपुर राज्य जिसे बोलते हैं, या पर्वताकार राज्य। आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे राजनीतिक इसकी स्थिति के बारे में। तो इसकी जो राजधानी थी ब्रह्मपुर राज्य या पौरव वंश की जिसे बोलते थे, इसकी जो राजधानी थी ये थी ब्रह्मपुर। राजधानी इसकी याद रखिएगा, पूछी जाती है कि पौरव वंश की राजधानी कहाँ थी, तो ये ब्रह्मपुर में थी। और ये धर्म कौन सा मानते थे, तो ये बौद्ध धर्म को मानते थे, ये याद रखिएगा। आगे है कि तालेश्वर नामक स्थान से वर्ष 1915 में ताम्र एवं अष्ट धातु के पौरव वंश से संबंधित अभिलेख प्राप्त हुए हैं। देखिए याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पौरव वंश के अभिलेख जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं तालेश्वर नामक स्थान से, 1915 में प्राप्त हुए हैं। और ये तालेश्वर कहाँ है, ये अल्मोड़ा में स्थित है। और ये याद रखिएगा कि ये पौरव वंश के एकमात्र स्रोत है जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त पौरव वंश के और कोई अभिलेख या अन्य कोई कुछ प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखते हैं कि इन अभिलेखों की भाषा जो है ये संस्कृत एवं लिपि जो है इनकी ब्राह्मी है। ये जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं तालेश्वर से, इनकी जो भाषा है ये संस्कृत है और लिपि इनकी ब्राह्मी है। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे है हमारा, देखिए कि इन अभिलेखों के अतिरिक्त पौरव वंश से, जो मैं अभी बताया, इन अभिलेखों के अतिरिक्त पौरव वंश से संबंधित कोई और साधन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अगर सीधा पूछता है कि पौरव वंश के जो अभिलेख हैं, जो एकमात्र अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो तालेश्वर से प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली जो हमारे वन लाइनर में इम्पोर्टेंट है कि इन लेखों के जो संपादक रहे हैं वो गुप्ते रहे हैं। ये याद रखिएगा, ये भी छोटे छोटे ये पॉइंट है याद रखने के लिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन के रूप में। आगे है कि यह अभिलेख जो हैं श्री द्युति वर्मन तथा विष्णु वर्मन के हैं। यानी ये जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं तालेश्वर से, ये कौन से राजाओं के हैं, द्युति वर्मन और विष्णु वर्मन के हैं, ये याद रखिएगा। आगे है कि इनका राज्य जो है वो गंगा से लेकर पूर्व में करनाली नदी तक विस्तृत था। यानी जो इनका पौरव वंश का राज्य था ये कहाँ से कहाँ तक था, अगर एग्जाम में पूछता है तो ये गंगा से लेकर करनाली नदी तक विस्तृत था, याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे। आगे देखते हैं कि हेनसोंग ने, देखिए हेनसोंग कौन था, हेनसोंग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री भारत आया था। तो इसने उत्तराखंड की भी उस समय यात्रा करी थी। तो इसने क्या है, जो पर्वताकार राज्य है पौरव राज्य जो संबंधित था ब्रह्मपुर जनपद को एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था, वो था पोलीही मोपू लो नाम दिया था। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है और आगे बनने के पूरे चांस है कि ह्वेनसोंग ने जो उस समय का पौरव वंश से संबंधित ब्रह्मपुर राज्य था उसे क्या नाम दिया था। तो ये आपको ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा। आगे देखते हैं कि ब्रह्मपुर नरेश जो है ये सोन वंशीय थे। यानी पूछता है कि जो पौरव वंश, एक तो पौरव वंश था, जो ये ब्रह्मपुर के नरेश थे उस समय राजा थे, तो ये सोन वंशीय थे, ये भी याद रखिएगा। और ये पौरवों के जो कुल देवता हैं, जो पौरवों के राजा हुए हैं उनके कुल देवता कौन हुए हैं, तो वीरेश्वर स्वामी हुए हैं, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि पौरवों के कुल देवता कौन हुए हैं, तो वीरेश्वर स्वामी हुए हैं, ये याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे। तो देखिए अब हम इनके शासक के बारे में पढ़ेंगे।
पौरव वंश के हम शासक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, हमारे जो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही उत्तराखंड के संपूर्ण जीके को छोटे छोटे टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे पहले, और उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लगाते हैं, ताकि आपका जो ये टॉपिक है ये एकदम क्लियर होता रहे और आप टेस्ट के रूप में भी क्वेश्चन लगाते रहें। अगर आपको इनकी पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बढ़ेंगे आगे, तो हम इनके शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पौरव वंश का जो है संस्थापक कौन था। तो पौरव वंश का संस्थापक जो है वो अग्निवर्मन था। ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पौरव वंश का संस्थापक कौन था, तो अग्निवर्मन था। बढ़ेंगे आगे कि अग्निवर्मन ने कौन सी उपाधि धारण करी थी। क्वेश्चन अगर बनता है तो अग्निवर्मन ने परम भट्टारक महाराज धीराज की उपाधि धारण करी थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि अग्निवर्मन के बाद उसका पुत्र, देखिए उसका पुत्र कौन हुआ है अग्निवर्मन के बाद, तो द्युतिवर्मन हुआ है। कौन हुआ है? द्युतिवर्मन हुआ है, ये याद रखिएगा। फिर द्युतिवर्मन के बाद उसका पुत्र विष्णुवर्मन शासक हुआ है। और ये याद रखिएगा कि पौरव वंश में इन 3 शासक के अतिरिक्त अन्य किसी शासक की जानकारी हमें नहीं मिलती है, ये याद रखिएगा। केवल इन 3 शासक की जानकारी ही पौरव वंश में मिलती है, जिसमें पौरव वंश के संस्थापक अग्निवर्मन, उसके पुत्र द्युतिवर्मन एवं द्युतिवर्मन के पुत्र विष्णुवर्मन का केवल जिक्र किया गया है। आगे देखेंगे कि इनका शासन प्रबंध हम देखेंगे कि इनका जो शासन चलता था तो उस समय इनमें कौन कौन से पद थे, और वो पद आज के समय में किससे संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा कि अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था, और आगे तो क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजा, शासन प्रबंध में सबसे ऊपर कौन होता था? राजा होता था। तो राजा को उस समय क्या बोलते थे? सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो राजा ही होता था। ठीक है, आगे देखेंगे कि जो अमात्य होता था उस समय का पद एक था अमात्य। तो अमात्य कौन होता था? ये उस समय का प्रधानमंत्री होता था, और ये राजा का प्रमुख क्या होता था? सहायक होता था, ये भी याद रखिएगा। आगे है देखिए, उस समय का एक पद था कि कोर्ट। अब ये कोर्ट क्या होता था? तो जो राजा के रहने का स्थान होता था, एक तरीके से आप महल में जो जहाँ राजा रहता था उसे मान सकते हैं महल को, तो ये होता था कोर्ट। उसे क्या बोलते थे? कोर्ट बोलते थे, ये याद रखिएगा। और इनको ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है देखिए कोटाधिकरण, ये कोर्ट से ही बना है। कोर्ट होता था राजा के रहने का स्थान, और कोटाधिकरण होता था जो कोर्ट की सुरक्षा प्रबंध करने वाला होता था। कोर्ट मतलब जो राजा के रहने के स्थान की सुरक्षा का कार्य देखता था, उसे कोटाधिकरण कहते थे। आगे बढ़ेंगे, अभी और अन्य कुछ पद हैं उन्हें भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले है देखिए द्विवीरपति। द्विवीरपति क्या होता था? ये लेखक वर्ग का प्रधान होता था। उस समय जो द्विवीरपति पद दिया गया था ये लेखक वर्ग के प्रधान को दिया गया था। आगे देखेंगे, देखिए ये अभी जो है पटवारी के एग्जाम में ऑप्शनल के रूप में दिया हुआ था एक क्वेश्चन के बीच में कि संधि विग्रहक, संधि विग्रहक कौन होता था? तो राज्यों के बीच संधि कराने वाला जो होता था वो संधि विग्रहक होता था। और आप जाके देख लीजिएगा, अभी जो लेखपाल पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है 2026 में, उसमें ये ऑप्शन में रखा हुआ था फॉलोइंग द मैच में। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम, देख प्रतिहार। प्रतिहार कौन होता था? तो राज परिवार को जो सुरक्षा प्रदान करता था उसे प्रतिहार बोलते थे। इनको ध्यान से देखते रहिएगा। फिर देखिए ये भी अभी एग्ज़ाम में आया था, पीछे कौन से एग्ज़ाम में आया था आपको मिल जाएगा, शुभकारपति। अभी 2025 के ही एग्ज़ाम में ये पूछा था। तो शुभकारपति कौन होता था? तो राजा के भोजनालय की जो व्यवस्था देखता था वो शुभकारपति होता था, ये याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। फिर बलाध्यक्ष, बलाध्यक्ष कौन होता था? तो ये सैन्य प्रमुख होता था, ये याद रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट है कि ये जमनपति कौन होता था उस समय? तो देखिए जमनपति जो होता था
ये जमनपति जो होता था ये होता था पैदल सेना का मुखिया, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि पौरव शासन में जमनपति कौन कहलाता था। तो जमनपति कौन होता था? पैदल सेना का मुखिया होता था। आगे हम इन्हें क्वेश्चन के रूप में भी देखेंगे, इसलिए आप इनको ध्यान से देखते रहिए, तभी आप क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे, देखिए, पौरव वंश के भू व्यवस्था के बारे में। भू व्यवस्था के बारे में हम पढ़ लेते हैं उनके। तो जो पौरव वंश में है, जो भूमि कर होता था, जो भूमि कर लिया जाता था, उसे भाग कहते थे। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पौरव शासन में भूमि कर को किस नाम से पुकारा या संबोधित किया जाता था, तो वो था भाग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी होता था तो उसे भागिक कहते थे। देखिए, दोनों आपस में रिलेट है। भूमि कर को भाग कहते थे और जो भूमि कर को वसूलता था उसे सीधा भागिक कहते थे। तो दोनों कनेक्ट है, दो एक याद करेंगे तो आपको दोनों आसानी से याद हो जाएंगे। बढ़ेंगे आगे। आगे देखते हैं, देखिए, जो भूमि कर की मात्रा होती थी, यानी कितना भूमि कर उस समय लिया जाता था, तो उपज का छठा भाग लिया जाता था। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भूमि कर की जो मात्रा पौरव शासन काल में कितनी होती थी, तो उपज का छठा भाग होती थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि पौरव काल में भूमि दो प्रकार की होती थी। देखिए, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आया है। पौरव काल में भूमि कितने प्रकार की होती थी, तो दो प्रकार की होती थी। कौन कौन सी? तो सबसे पहले है केदार भूमि। केदार भूमि किसे बोलते थे? जो सिंचित भूमि होती थी, जिसमें हम सिंचाई कर सकते थे उस समय, तो उसे केदार भूमि कहते थे। और दूसरी होती थी सारी भूमि। सारी भूमि होती थी असिंचित भूमि। असिंचित भूमि मतलब जिसमें हम सिंचाई नहीं कर सकते थे। इसको हम, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि ये बंजर भूमि थी, क्योंकि इसमें उपज होती थी, केवल हम इसमें सिंचाई नहीं कर पाते थे। तो इन दोनों को याद रखिएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बना था? तो क्वेश्चन यही बना था कि पौरव शासन काल में केदार भूमि कौन सी भूमि होती थी। ऑप्शन रहेंगे सिंचित भूमि, असिंचित भूमि, बंजर भूमि, और भी ऑप्शन दे देगा। तो आपको इसमें से करेक्ट करना है कि सिंचित भूमि केदार भूमि होती थी। अब देखिए, हमारा थ्योरी सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हवा में कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि वीडियो में काफ़ी मेहनत आपके लिए की गई है, क्वेश्चन आंसर के रूप में ही बनाया गया। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सपोर्ट से ही हम मोटिवेट होकर ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, देखिए, कि पौरव वंश की राजधानी कहाँ थी। ऊपर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप इसको अभी तक आंसर दे भी चुके होंगे कि पौरव वंश की राजधानी जो है वो ब्रह्मपुर थी। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे आगे और अपने क्वेश्चन को ऊपर लाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है कि पौरव वंश से संबंधित एकमात्र प्रमाण अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। पीछे बताया था कि इनका एकमात्र जो है पौरव वंश की जानकारी के लिए एकमात्र साधन है इनके अभिलेख जो मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं तालेश्वर से। कहाँ से मिले हैं? तालेश्वर से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि पौरव वंश का संस्थापक कौन था। देखिए, ये ऊपर आपने ध्यान से देखा होगा, तीन ही राजाओं का जिक्र पौरव वंश में मिलता है। ठीक है, तो पौरव वंश का संस्थापक जो है वो अग्निवर्मन था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और अग्निवर्मन का पुत्र द्युतिवर्मन और द्युतिवर्मन का पुत्र विष्णुवर्मन, इन तीनों राजाओं की ही जानकारी केवल इसमें मिलती है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया कि पौरव वंश में सुपकारपति कौन होता था। सेम टू सेम क्वेश्चन 2025 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। आप में से कितने लोगों को ये पता भी होगा कि ये एग्ज़ाम में आया था 2025 में। पौरव वंश में सुपकारपति कौन होता था? तो ये होता था राजा के भोजनालय की व्यवस्था देखने वाला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, एक स्टार मार्क करके रखिएगा। ये क्वेश्चन 2025 में बना है और आगे पक्का ये रिपीट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखते हैं आगे कि पौरव वंश के समय भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था। जस्ट अभी आपने इसे ऊपर देखा है कि पौरव वंश में जो
भूमिकर था उसे क्या बोलते थे, भूमिकर को क्या बोलते थे, आपने ऊपर पढ़ा होगा, भूमिकर को बोलते थे भाग, क्या बोलते थे, भाग बोलते थे, आपने अभी ऊपर पढ़ा है। और इसी से रिलेटेड था, जो भूमिकर को वसूलता था उसे क्या बोलते थे, भागिक बोलते थे। ऑप्शन सी एकदम इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे आगे और अपने क्वेश्चन जी को ऊपर लेके आते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन एक स्क्रीन पर आ गया है हमारे, कि पौरव वंश के समय केदार भूमि किस प्रकार की भूमि थी। अभी मैंने आपको क्वेश्चन के रूप में ये पूछा था। तो पौरव वंश के समय केदार भूमि कौन सी भूमि थी, ये सिंचित भूमि थी। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और असिंचित भूमि को क्या बोलते हैं, अगर क्वेश्चन को पलट के भी पूछ सकता है कि पौरव शासन में जो असूचित भूमि होती थी उसे क्या कहा जाता था, तो ऑप्शन में आपको सारी भूमि मिलेगा। क्या मिलेगा, सारी भूमि मिलेगा। इसमें क्या है, इसे असिंचित भूमि को सारी भूमि कहते थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पौरव वंश के समय जमनपति क्या कहलाता था। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आगे आ सकता है कि जमनपति किसे कहते थे पौरव शासन में, ये कौन सा पद था। तो ये पद था, कौन सा पद था, ये पैदल सेना का मुखिया जो होता था उसे जमनपति कहते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट एकदम क्वेश्चन सारे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है कि पौरव वंश के अभिलेखों की भाषा कौन सी थी। अब भाषा बतानी है, जो याद आपको पता होगा कि एकमात्र अभिलेख मिले हैं तालेश्वर से, तो उनकी भाषा क्या थी, ये ऊपर आया भी था। तो उनकी भाषा थी संस्कृत। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन आप वीडियो पसंद है टॉपिक के रूप में, ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो सके, तो आप जो है हमारी पुरानी वीडियो भी ज़रूर देखिएगा एक बार चैनल पर जाकर, आपको वो भी काफ़ी पसंद आएगी। इतिहास से रिलेटेड काफ़ी हमने वीडियो अपलोड करी हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए पौरव वंश के अभिलेखों की लिपि कौन सी थी। अभी लिपि पूछी है यहाँ पर, पौरव वंश के ऊपर जो है देखिए, अभी पौरव वंश की भाषा पूछी थी तो वो संस्कृत थी अभिलेखों की भाषा, और अभी लिपि पूछी है तो लिपि कौन सी थी, तो ये थी ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि पौरव वंश के अभिलेख किस जनपद से प्राप्त हुए हैं। देखिए क्वेश्चन को समझिए, ऊपर आपने पढ़ा था कि पौरव वंश के अभिलेख कहाँ से मिले हैं, तालेश्वर से मिले हैं। और मैंने आपको बताया था कि तालेश्वर कहाँ है, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आप जनपद भी याद रखिएगा, क्योंकि एकमात्र जनपद है जहाँ से पौरव वंश के अभिलेख मिले हैं, तो ये एग्जाम में बनने के पूरे चांस हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा कि पौरव वंश के शासक किस धर्म को मानते थे। उस समय जो है पौरव वंश के शासक किस धर्म को मानते थे, ऊपर स्टार्टिंग में ही ये पॉइंट आया था। तो जो पौरव वंश के शासक थे ये जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन से, बौद्ध धर्म को मानते थे। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। शायद क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से ही हम मोटिवेट होते हैं। और हमारी पुरानी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।